नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत भारत के पठारों का अध्ययन करेंगे। लेकिन आज की क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी इसके पहले की दो क्लासेस, पहला जिसमें हमने भारत के भौगोलिक निर्माण पर चर्चा की थी, जिसमें बताया गया था कि भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है ये गोंडवाना के हिस्सा है जो कि अफ्रीका से टूट करके उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ, जो कि अफ्रीका यूरेशियन प्लेट से टकराए, जैसे अंगारा लैंड कहा जाता था, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। इस वाले अध्याय और इसके अलावा जो हमने प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत किए थे, इन दोनों क्लासों का अध्ययन आप ठीक से कर लें, पहले जाकर के दूसरे देख लें, उसके बाद ही आपको ये वाली क्लास समझ में आएगी। आज की जो क्लास है इसके दो भाग होंगे। पहले भाग में हम लोग जो प्रायद्वीपीय भारत है, भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय भारत यानी कि संपूर्ण भारत के आधार पर अगर देखा जाए तो ऊपर पर्वतीय हिस्सा, बीच में कुछ मैदानी भाग भारत के, और अधिकतर हिस्सा जो है वो पठारी है। ठीक है, यानी कि संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत जो है वो पठारी है। तो इसलिए अध्ययन की दृष्टि से और समझ की दृष्टि से बहुत अनिवार्य होगा, ये बहुत ज़रूरी होगा। जिनको समझना नहीं है वो तो लूसेंट पढ़ सकते हैं, जिसमें पठारों से सवाल बनते हैं, कौन सा पठार कहाँ है। अगर सिर्फ इतना जाना है तो उसके लिए लूसेंट पर्याप्त है। लेकिन अगर आप पठारों को समझना चाहते हैं और दक्षिण भारत को समझना चाहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत को समझना चाहते हैं, तो इसके लिए ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत के जो 2-3 क्लासेज हो रही हैं, जिसमें हमने प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत कराए थे, उसके बाद पठार कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा हम लोग पठार पर ही 2 क्लासेज होंगी। इसके अलावा हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ करेंगे। तो ये जो तमाम क्लासेज होंगी, जिसमें हम अलग से सेपरेट तरीके से इसको करा रहे हैं, इन क्लासों का जब तक आप संपूर्ण तरीके से और विस्तृत तरीके से अध्ययन नहीं करेंगे, आपको दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले आप लोग पर्वतीय, हमने कि प्रायद्वीपीय भारत में हमने जो पहली क्लास ली है वो है प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। तो प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत आप जरूर देख लें, और इसके बनने की जो प्रक्रिया है ये हमने पहली वाली क्लास में कर ली थी, इसलिए दोनों क्लासेस बहुत जरूरी हैं। उसके बाद ही आज की वाली क्लास जो है आपको समझ में आएगी। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इसकी समझ विकसित करने वाले हैं और कुछ जो पठार हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। शेष जो रह जाएगा उस पर हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। ये हिस्सा हमने पहली वाली क्लास में भी बताया था आप लोगों को कि भारत का एक हिस्सा जो कि आकार में कुछ इस तरीके से रहा था, ये हिस्सा, ये कितना है आपको इस मैप में ये जो नीले कलर में दिखाई दे रहा है, ये भारत के कुछ प्रमुख पठार हैं। इसमें ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहा है ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, और रेड कलर में ये कुछ भारत के पर्वत हैं जो कि अनिवार्य है, इसमें हमने दिया है। तो ये हिस्सा पूरा जो कि गोंडवाना लैंड की चट्टान थी वो ये है, जो कि अफ्रीका से टूट करके उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए आया था, और यूरेशियन प्लेट अर्थात अंगारा लैंड से टकराने के बाद हिमालय का निर्माण हुआ, और उसके बाद इस वाले भाग का अर्थात उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ। ये सब कुछ मैंने पहली वाली क्लास में करा दी थी। तो ये हिस्सा जो पूरा है आपका, ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, अर्थात ये पठारी है। पठार का क्या तात्पर्य है? सतह से, ये सतह है अर्थात जमीन, और जमीन से लगभग 600 मीटर ऊपर उठा हुआ हिस्सा, 600 मीटर ऊपर उठा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। ठीक है, हिमालय की ऊंचाई, औसतन ऊंचाई 6000 मीटर। ठीक है, इसकी औसतन ऊंचाई 600 मीटर। तो 600 मीटर ऊपर उठे हुए भाग को हम पठार कहते हैं। तो ये जो पूरा हिस्सा है, गोंडवाना की जो ये चट्टान है, ये कुछ इसी तरीके से है। लेकिन प्रारंभ में ऐसा नहीं था, प्रारंभ में ये ऐसे बिल्कुल नहीं था। ये हिस्सा अर्थात आप देखेंगे कि अगर हम इसमें बनाएं तो ये अर्थात पश्चिमी तटीय मैदान को अगर छोड़ दिया जाए और इधर पूर्वी तटीय मैदान को छोड़ दिया जाए तो बीच में बनता है आपका प्रायद्वीपीय भारत, अरावली को लगा करके, और इस तरीके से पूरा हिस्सा बनता है, इसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ये ऊपर उठा हुआ है, लेकिन तटीय, ये पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, ये दोनों इसके साथ के नहीं है, इनका निर्माण बाद में हुआ था। अर्थात प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां, वे नदियां
जिन्होंने जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उन नदियों ने पूर्वी तटीय मैदान का, और जो नदियां सह्याद्री से, इसे सह्याद्री कहा जाता है, ये रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है ये प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी कगार है, प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी कगार है। तो यहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ जो पश्चिम की तरफ जा करके बह करके प्रवाहित होकर के अरब सागर में गिरती हैं, उन नदियों ने पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण किया था। ठीक है, और इस तरीके से ये इस तरीके से बन जाता है कि पहले ये अरब सागर, यहाँ पर आप देखेंगे ये अरब सागर का हिस्सा है, ये अरब सागर, उसके बाद एक समतल मैदान हमें मिलता है, और समतल मैदान के बाद एक हिस्सा ऊपर उठा हुआ, ये सह्याद्री का कगार है किनारे वाला, अर्थात ये सह्याद्री है, इस तरीके से ये उठा हुआ है। उसके बाद से इस तरीके से एक ढलान हमें मिलता है, और फिर उसके बाद एक समतल मैदान, और समतल मैदान के बाद फिर से यहाँ पे हो जाता है आपका बंगाल की खाड़ी। तो इस तरीके से यहाँ का उच्चावच बनता है। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे एक ये पठार नुमा आकार यहाँ पे बन रहा है, इस तरीके से ये एक पठार हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ ये नीले नीले लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी, ये भारत के कुछ प्रमुख पठार हैं। ये इन पठारों में भी और ऊपर उठे हुए हिस्से हैं, इन पठारों में भी और ऊपर उठे हुए पठार के अंदर ही कुछ पठार हैं जिनको अलग अलग नाम दिया गया है। अगर हम भारत के प्रमुख पठारों को देखें, ये जो पठार है देखते जाइएगा, और अभी कुछ लिखना नहीं है आप लोगों को। ये हिस्सा, ठीक है ना, ये इतना, इसे कहते हैं मालवा का पठार। पहला पठार हमें मिलता है मालवा का पठार। ठीक है, मालवा के पठार के देख रहे होंगे ये इतना हिस्सा, इतना वाला, ठीक है ना, इसे कहा जाता है बुंदेलखंड का पठार। दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, इसे बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। बुंदेलखंड के पठार के बाद ये बीच में जिसे कर्क रेखा होकर के जा रही है, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है जो कि बुंदेलखंड के इस वाले पठार के, इसको कहते हैं बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार के बीच से होकर के जा रही है, यहाँ पर है बघेलखंड का पठार। तो तीसरा पठार है आपका बघेलखंड का पठार, तीसरा पठार है बघेलखंड का पठार। इसके बाद ये हिस्सा, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा, चौथा है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। इसके बाद नीचे भी कुछ हिस्से दिखाई दे रहे होंगे, ये इतना, ठीक है ना, इसको, ये वाला भारत का सबसे बड़ा पठार, इसको कहते हैं दक्कन का पठार। पांचवा है दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन के पठार के ठीक नीचे ये लगभग वर्गाकार जो दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं कर्नाटक का पठार। छठा पठार है कर्नाटक का पठार, इसे कहते हैं कर्नाटक का पठार। दक्कन का पठार और कर्नाटक के पठार के पूर्व में ये लंबा लंबा जो पठार दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं तेलंगाना का पठार। सातवां है तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। तेलंगाना के पठार के उत्तर पूर्व में यहाँ पे एक पठार आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा सा, इसको कहते हैं दंडकारण्य का पठार। आठवां पठार है दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। इसके अलावा एक पठार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये भी एक पठार है। ये छोटा नागपुर का ही पूर्वी विस्तार है, छोटा नागपुर का ही पूर्वी विस्तार है, और इस तरीके से ये नवा पठार बनता है आपका। और यह है शिलांग का पठार, इसका नाम है शिलांग का पठार, शिलांग का पठार। आज की क्लास में हम लोग मुख्यतः इन 4-5 ऊपर के जो पठार हैं, ठीक है ना, अर्थात उत्तरी पठार जो हैं, इनका अध्ययन हम लोग मुख्यतः करेंगे। ठीक है, नदियों के प्रवाह के आधार पर इन पठारों का नाम आप इसी तरीके से नोट कर लेंगे। हम लोग इसी तरीके से इसका अध्ययन करने वाले हैं। नदियों के प्रवाह के आधार पर
हमें ये पता चलता है कि भारत की जो उच्चावच है, उच्चावच का मतलब ऊंची नीची जो जमीन है, कहाँ ऊंची है कहाँ नीची है, इस तरीके की जब हम बात करते हैं तो ये हमें नदियों के प्रवाह से पता चलता है। नदियों के प्रवाह से ये पता चलता है कि किधर की जो जमीन है वो किस तरीके से या उसका ढलान जो है किस तरफ से है। तो पठारों का अध्ययन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि हम इसके उच्चावच को जान लें, ताकि ये जान पाएं कि यहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनका प्रवाह किधर की तरफ होगा। ठीक है, तो उत्तरी पठार का अब यहाँ से आप लोग लिखना शुरू करेंगे, महत्वपूर्ण हेडिंग डाल देंगे भारत के पठार। ठीक है, पहला पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करेंगे। पहला पॉइंट, जैसा कहा जा रहा है सब कुछ उसी तरीके से नोट करते जाइए। भारत के पठार पर हम लोग 2 क्लासेस लेने वाले हैं। दोनों क्लासेस के पूरा होने के बाद मेरा दावा है कि भारत के पठार से बनने वाला कोई भी सवाल आपकी परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए धैर्यपूर्वक हमारे साथ जुड़ करके और पठारों का अध्ययन करें। तो सबसे पहले उच्चावच पर बात करते हैं कि यहाँ से, यानी कि ये जो पठार आपको दिख रहे हैं, मैंने बताया मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार। इन चारों पठारों के जो उत्तरी हिस्सा है, इन चारों पठारों का उत्तरी हिस्सा आप इस तरीके से लिखेंगे कि उत्तरी पठार का, भारत के पठार में उत्तरी पठार का उत्तरी हिस्सा, उत्तरी पठार का उत्तरी हिस्सा का ढलान उत्तर की तरफ है। फिर से सुनिए, मैंने कहा कि भारत के पठार में उत्तरी पठार का उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की तरफ है। ठीक है, ये उत्तरी पठार है और ये दक्षिणी पठार है। तो उत्तरी पठार जो है, उत्तरी पठार में आते हैं कौन कौन? मालवा का पठार, ये बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और यह है छोटा नागपुर का पठार। इन चारों पठारों का जो उत्तरी हिस्सा है उनका ढलान उत्तर की तरफ है। ठीक है, अर्थात ये उत्तर भारत का जो मैदान है इसकी तरफ है, गंगा घाटी की तरफ, गंगा का जो घाटी बनता है उसकी तरफ है। यही कारण है कि इन पठारों से निकलने वाली जो नदियां हैं, इन पठारों से निकलने वाली नदियों का जो प्रवाह होता है वो उत्तर की तरफ होता है। जैसे कि चंबल, ये नदी दिख रही होगी, आप देख रहे होंगे, ये नदी है चंबल। चंबल नदी यमुना में जाके मिलती है, यमुना गंगा की सहायक नदी है, तो चंबल नदी, ठीक है, इसका प्रवाह भी उत्तर की तरफ। चंबल के बाद सिंध, सिंध नदी का प्रवाह भी उत्तर की तरफ होता है। चंबल, सिंध, बेतवा, बेतवा भी मालवा से निकल रही है, तो ये भी उत्तर की तरफ। उसके अलावा चंबल, सिंध, बेतवा, केन, केन नदी का भी प्रवाह जो है वो उत्तर की तरफ है। इसके अलावा टोंस और सोन, टोंस और सोन सीधे गंगा में मिलती हैं। टोंस और सोन नदियों का प्रवाह भी किधर की तरफ है? उत्तर की तरफ है। ठीक है, अर्थात इस हिस्से का जो ढाल है भारत के उत्तरी पठार के उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की तरफ है। यही कारण है कि यहां से निकलने वाली नदियों का प्रवाह जो है वो उत्तर की तरफ होता है। ठीक है, इसके अलावा ये बीच में जो दिखाई दे रहा है ये सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में, सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में इसी तरीके लिखा गया, सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में तथा सह्याद्री के पूरब में ये जो भारत का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इतना हिस्सा, ठीक है, सतपुड़ा के दक्षिण में, इस तरीके से गया, सतपुड़ा के दक्षिण में तथा सह्याद्री के पूर्वी भाग का जो ढलान है, पूर्वी भाग का जो ढलान है वो पूरब की ओर है, वो पूरब की ओर है। यही कारण है कि इस क्षेत्र से निकलने वाली नदियां, जैसे कि ये गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और ये कावेरी नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऊपर महानदी, इन नदियों का प्रवाह पूरब की ओर होता है और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र का ढाल पूरब की ओर है। ठीक है, सह्याद्री का जो पश्चिमी हिस्सा है, सह्याद्री का पश्चिमी हिस्सा, सह्याद्री के पश्चिम का जो ढाल है वो पश्चिम की ओर है। इसी तरीके से लिख लीजिएगा, सह्याद्री के पश्चिम का, पश्चिमी भाग का जो ढलान है वो पश्चिम की ओर है। यही कारण है कि सह्याद्री के पश्चिम से निकलने वाली नदियां, सह्याद्री के पश्चिम से निकलने वाली नदियां अरब सागर में गिरती हैं, अर्थात उनका प्रवाह पश्चिम की तरफ होता है।
ठीक है। जैसे मांडवी, जुआरी, गोवा की नदियाँ, सरवती नदी, ये तमाम जो नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, नदियों वाले अध्याय में हम लोग इसको करेंगे। तो इन सह्याद्री के पश्चिम से जो नदियाँ निकल रही हैं वो अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मालवा का पठार है, ठीक है ना। मालवा के पठार का अगर हम यहाँ पर देखें मालवा के पठार को, तो इस तरीके से मालवा के पठार में ये ऊपरी हिस्सा अगर हम इस बीच में से बांट दें तो इसका ढाल अर्थात ये इसका उत्तरी हिस्सा है और ये दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है ना। तो उत्तरी हिस्से का ढाल जो है, ठीक है ना, ये उत्तर की ओर है, ठीक है। जैसे कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये तमाम नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही हैं। लेकिन यहीं से इसके निचला हिस्सा, इसका जो निचला हिस्सा है, मालवा का पठार जो है अरावली और बिंद श्रेणी के बीच में है। अभी हेडिंग डाल करके जब लिखवाना शुरू करेंगे उसमें आप लोग देखेंगे इसको। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं कि इसका जो दक्षिणी हिस्सा है, इसका ढाल मालवा के पठार का, इसी तरीके से लिख लीजिएगा, मालवा के पठार का दक्षिणी भाग का जो ढलान है, मालवा के पठार के दक्षिणी भाग का ढलान पश्चिम की ओर है। मालवा के पठार के दक्षिणी भाग का ढलान पश्चिम की ओर है। यही कारण है कि यहां से निकलने वाली दो नदियां आपको दिख रहा होगा, एक ये नदी है और एक ये दूसरी, ऊपर वाली नर्मदा और नीचे वाली ताप्ती नदी, ऊपर वाली नर्मदा और नीचे वाली ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों का प्रवाह पश्चिम की ओर होता है और यहाँ पर गुजरात की है खंभात की खाड़ी, और दोनों नदियां अपना मुहाना खंभात की खाड़ी में बनाती हैं, ठीक है। इस तरीके से इस पूरे पठार का ढाल है। ये ढाल बताते हैं कि नदियों का प्रवाह किधर की तरफ होगा। हमेशा नदियां जो हैं अपने ढलान पर प्रवाहित होती हैं, तो इस तरीके से इधर का ढाल है। इसके अलावा अगर हम यहाँ इस तट से अर्थात पश्चिमी तट से पूर्वी तट के उच्चावच को देखें, पूर्वी तट के उच्चावच को देखें, तो मैंने बताया था कि ये पठार है, उठा हुआ है। तो किस तरीके से है ये थोड़ा सही से देख लेंगे और इसको आप इस बार यहाँ पर बना लेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की है, तो इस बार इसको यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, उसको बना भी लेंगे। तो यह है आपका अरब सागर। अरब सागर, अरब सागर के बाद हमें एक समतल मैदान मिलता है जिसे सह्याद्री से निकलने वाली नदियों ने बाद में बनाया था। आज की डेट में वो समतल मैदान है। इसके बाद एक इस तरीके से तीव्र ढाल के साथ चोटी है जिसे सह्याद्री कहा जाता है। सह्याद्री के बाद ये जो ढलान है ये कम हो जाता है, इसके बाद इस तरीके से, और फिर उसके बाद एक समतल मैदान जिसे क्या कहा जाता है, पूर्वी घाट या पूर्वी घाट का मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, इसे कहा जाता है पूर्वी तटीय मैदान। और उसके बाद ये फिर एक ढलान हो जाता है और इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी, इसको कहा जाता है बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। यहाँ पे ये किनारा जो है ये इस किनारे की बात कर रहे हैं हम लोग। भारत को अगर हम इस तरीके से कर दें तो इस किनारे की बात हो रही है, ये किनारे यहाँ पर है। जैसे कि गोवा, मुंबई, कोच्चि, ये सारे स्थान कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, ठीक है ना। ये सह्याद्री है, ये सह्याद्री का पश्चिमी ढाल है। ये है दक्षिण भारत का दक्षिण तटीय मैदान, इसको कहते हैं दक्षिण का तटीय मैदान। ये हिस्सा है, ये अरब सागर है, ये यहाँ पर है मुंबई, और ये जो है ये क्या है, सह्याद्री, सह्याद्री का पश्चिमी कगार, इसको कहते हैं सह्याद्री का ये पश्चिमी कगार है। तो जो नदी यहाँ से निकलेगी वो अरब सागर में गिरेगी। ये सह्याद्री का उच्च चोटियाँ हैं, जैसे कि हमने तमाम चोटियों पर यहाँ पर बात की थी, ठीक है ना। जैसे कालसूबाई, महाबलेश्वर, बृहदगिरी, उसके नीचे अन्नामलाई, अन्नामुदी, ये जो श्रृंखलाएं हैं ये कहाँ हैं, ये इस चोटियों की बात हो रही है। ये सारी चोटियाँ इस स्थान पर। ये जो है ये प्रायद्वीपीय भारत का ये बीच का जो हिस्सा है ये हिस्सा है, इसको वृष्टि छाया प्रदेश भी कहा जाता है। इसको वृष्टि, इसे मैं जलवायु वाले चैप्टर में कराऊंगा। फिलहाल ये है प्रायद्वीपीय भारत, इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत, ये प्रायद्वीपीय भारत। इसके अलावा ये एक ढलान है और उसके बाद ये है आपका पूर्वी तटीय मैदान, इसको कहेंगे पूर्वी तटीय मैदान,
ये पूर्वी तटीय मैदान है और उसके बाद ये हो गया बंगाल की खाड़ी। इस तरीके से ढलान दिखेगा आपको किधर से, पश्चिम से पूरब की ओर जब हम देखेंगे तो। ठीक है, इसको आप इस तरीके से, मैंने इसके पहले भी कई बार इसको कराया है लेकिन इस तरीके से नहीं कराया है, इसलिए इसको इसी तरीके से नोट कर लेंगे। ये प्रायद्वीपीय भारत का उच्चावच है। प्रायद्वीपीय भारत का उच्चावच पश्चिम से पूरब की ओर, प्रायद्वीपीय भारत का उच्चावच पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत के उच्चावच की, एक और उच्चावच की, जो कि कहाँ से होगा, यहाँ से और ऊपर तक, हिमालय तक। ठीक है, यानी कि अगर भारत को आप कन्याकुमारी से देखें, भारत को कन्याकुमारी से अगर देखा जाए तो वो किस तरीके से दिखाई देगा, किस तरीके का उच्चावच है, थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं। तो हम लोग इसको, ये है साउथ, यह है नॉर्थ, ठीक है ना, दक्षिण, और यह है उत्तर। ठीक है ना, इसको हम मान लेते हैं दक्षिण, यह है मान लीजिए दक्षिण। ठीक है ना, दक्षिण से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक मैदान मिलता है, तटीय मैदान जिसकी बात कर रहे थे हम लोग। तो पहले तो सागर यानी कि हिंद महासागर, यह है, ये हिस्सा जो है यह है हिंद महासागर, यह है हिंद महासागर। हिंद महासागर के बाद एक हमें मैदान मिलता है और मैदान के बाद धीरे धीरे ये उठता है, जो कि यहाँ पर नीलगिरी की श्रृंखला मिलती है और नीलगिरी के बाद ये समतल हो जाता है। इस तरीके से पठार हमें मिलता है जो कि ऊपर से समतल होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, ये उत्तरी पठार है हमारा। उत्तरी पठार का उत्तरी ढाल, नीचे की तरफ ढलान है और फिर ये हिमालय की श्रृंखला आ गई। ठीक है, उसके बाद ये बृहद हिमालय, लघु हिमालय, सॉरी शिवालिक, यह है शिवालिक। शिवालिक के बाद लघु हिमालय, लघु के बाद बृहद हिमालय और बृहद के बाद ट्रांस हिमालय। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे इस तरीके से ये उच्चावच है। आप सोच रहे होंगे कि उत्तर भारत का मैदान कहाँ गया। ये देखिए, मैंने बताया था आपको कि ये गोंडवाना लैंड हो गया, इतना, ये गोंडवाना लैंड की चट्टान हो गई। जब ये आया तो ये बीच का जो हिस्सा है ना, ये तेथिस सागर का बचा हुआ भाग था। ये था तेथिस सागर का, तेथिस सागर का बचा हुआ भाग। ठीक है ना, तेथिस सागर का बचा हुआ भाग। अर्थात कभी आपसे पूछे कि उत्तर भारत का मैदान किस तरह की चट्टानों, इसके नीचे किस प्रकार की चट्टानें हैं, गोंडवाना लैंड की चट्टानें हैं। अर्थात इसके नीचे आप देखेंगे तो ये यही चट्टान है, ये एक ही प्रकार की चट्टान हो गई। तो इसके नीचे भी ये गोंडवाना लैंड की ही चट्टान है। ये तेथिस सागर का बचा हुआ भाग है, जिससे हिमालय से आने वाली जो नदियां थीं उन्होंने, और इधर प्रायद्वीपीय भारत जैसे कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये तमाम नदियां वो इधर से गिर रही हैं। इसमें अवसादों से जो नदियां हैं अपने साथ में अवसाद लेकर आती हैं, जिसकी वजह से इस भाग को उन्होंने भर दिया और ये एक हिस्सा बना समतल मैदान, और जिसे कहा गया उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, अर्थात दक्षिण से यहाँ कन्याकुमारी से खड़े होकर के जब भारत को देखेंगे तो उसकी उच्चावच इस तरीके से आपको दिखाई देगी। समझ पा रहे हैं आप लोग, यह है भारत की उच्चावच, अर्थात भारत की स्थिति। चारों तरफ इसके उच्चावच पर हम लोगों ने चर्चा की। ठीक है, आइए बात करते हैं एक एक जो पठार हैं उन पठारों पर। ठीक है, सबसे पहले यह है मालवा का पठार। ठीक है, सबसे पहले यह है मालवा का पठार। मालवा के पठार का जो विस्तार हुआ है, अब लिखते जाइएगा, हेडिंग डाल दीजिए, मालवा का पठार। मालवा के पठार का विस्तार सबसे अधिक मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है। अब जैसे जैसे जो कुछ भी बोला जा रहा है, प्रत्येक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से उसको लिखते जाइएगा। मालवा के पठार का अधिकतर विस्तार किस राज्य में हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, गुजरात में भी हुआ है। ठीक है, तो मालवा के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में हुआ है। इस तरीके से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बनेगा कि मालवा के पठार के
उत्तर पश्चिम में, मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली श्रेणी, अरावली पर्वत है तथा यह विंध्य पर्वत अरावली और विंध्य के बीच में स्थित है। अरावली और विंध्य पर्वत के यहाँ पर इसके ऊपर विंध्य पर्वत की श्रेणी है, विंध्य पर्वत के बीच में स्थित है। ठीक है। मालवा के पठार का जो निर्माण हुआ है ये ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। इसी वजह से यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है जिसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की खेती यहाँ पर अधिकतर या बहुलता में होती है। ठीक है ना। तो ये सब कुछ इसी तरीके से आप लोग नोट करते जाइएगा। मालवा के पठार की प्रमुख नदियां, मालवा के पठार की अगले पॉइंट में लिखेंगे मालवा के पठार की प्रमुख नदियां। मालवा के पठार में पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर नदियों का क्रम हेडिंग डाल दीजिएगा कि मालवा के पठार की नदियां पश्चिम से पूरब की ओर। तो सबसे पश्चिम में है चंबल, सबसे पश्चिम में चंबल, उसके बाद है सिंध, उसके बाद है बेतवा, उसके बाद है केन, केन के बाद टोंस, केन के बाद टोंस और उसके बाद है सोन। ये मालवा के पठार से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। इन सभी नदियों का प्रवाह उत्तर की ओर होता है, इन सभी नदियों का प्रवाह उत्तर की ओर होता है। मालवा के पठार से निकलने वाली ऊपर की ये कुछ नदियां जैसे कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यहाँ तक चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये पहले यमुना में और यमुना के बाद यमुना के द्वारा गंगा में मिलती हैं। ठीक है। सिंध नदी बेतवा की सहायक नदी है, सिंध नदी बेतवा में मिलती है, यूपी में ही थोड़ा सा पहले जाकर के। और टोंस और सोन नदियाँ ये सीधे गंगा में मिलती हैं, ये पटना से पहले और ये पटना के बाद। ठीक है ना। ये दोनों नदियाँ सीधे गंगा में मिल रही हैं। ठीक है ना। मैंने बताया कि इस मालवा के पठार का जो निर्माण हुआ है, मालवा के पठार का निर्माण किस तरीके से हुआ है? ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। यहाँ पे कालांतर से, प्राचीन काल से ही नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जिससे मालवा के पठार को इन नदियों ने काट छाट दिया है। ठीक है। नदियों के द्वारा अगर किसी भूमि को काट छाट दिया जाता है, ठीक है, तो इसे अपर्दन कहा जाता है, इसे अपर्दन कहा जाता है। और इस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में अवनालिका अपर्दन का निर्माण होता है। तो आप इसी तरीके से इसको लिख लेंगे कि इस पठार को नदियों ने काट छाट दिया है, जिससे मालवा के पठार में अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन का निर्माण होता है। अवनालिका अपर्दन, अवनालिका, अवनालिका अपर्दन, ये बहुत बार आप लोगों की परीक्षा में सवाल पूछा गया है कि अवनालिका अपर्दन किसे कहा जाता है, कहाँ पाया जाता है। तो अवनालिका अपर्दन मालवा के पठार में नदियों के द्वारा जो मालवा के पठार को काट छाट दिया गया है, तो ये यहाँ पर अवनालिका अपर्दन का निर्माण, इसे बीहड़ भूमि भी कहा जाता है, इसे बीहड़ भूमि भी कहा जाता है। इसे खड्ड अपर्दन भी कहा जाता है, इसे खड्ड अपर्दन, खड्ड अपर्दन भी कहा जाता है। ये तीनों नाम इसी के, बीहड़ भूमि, खड्ड अपर्दन, बीहड़, बीहड़ से याद आ रहा होगा आप लोगों को, बीहड़ के डाकू, चंबल के डाकू, ठीक है ना, वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर नदियाँ जो होती हैं वो भूमि को ऐसे, ये मुख्य नदी है, आज यहाँ प्रवाहित हो रही है, काट करके किसी, आज फिर ये यहाँ से प्रवाहित होने लगेगी, आगे फिर यहाँ से प्रवाहित होने लग जाएगी, फिर ये इधर से प्रवाहित होने लग जाएगी, फिर ये इधर से प्रवाहित होने लग, इस तरीके से एक नदियों का जाल बन जाता है। इस तरीके से यहाँ पर एक नदियों का जाल बन जाता है। तो नदी किसी एक ही जगह से प्रवाहित हो रही होती है, लेकिन जो पहले प्रवाहित हो रही थी, जिस जगह से नदी पहले प्रवाहित हो रही होती है, अब वहाँ पे लोगों ने आवागमन का रास्ता बना दिया है। अब वहाँ पे लोग रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, आने जाने के लिए रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। जो पहले के डाकू हुआ करते थे वो इसी रास्तों में छुप जाया करते थे, जिससे उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसी वजह से ज़्यादातर जो डाकू हैं, पान सिंह तोमर, ठीक है ना, बीरप्पन, इस जैसे जो भी डाकू, चंबल के डाकू जो रहे हैं, बहुत फेमस रहे हैं, वो इसी क्षेत्र में पाए जाते थे। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है अवनालिका अपर्दन का निर्माण, किनके द्वारा? यहाँ के द्वारा, यहाँ के जो नदियाँ हैं उनके द्वारा। अवनालिका अपर्दन को
बिहार भूमि या खट अपर्दन भी कहा जाता है। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, लिख लीजिएगा, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार 871 मीटर, नाम है सिगार, ठीक है ना। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी लिख लीजिएगा, मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी सिगार है, जिसकी ऊंचाई 871 मीटर है, ठीक है। यह है रहा आपका मालवा का पठार, ठीक है ना। मालवा के पठार के बाद ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है ना, इसको कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। हेडिंग डाल दीजिए, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार का जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। इसी तरीके से लिख लीजिए, बुंदेलखंड के पठार का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। बुंदेलखंड के पठार का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। ये ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से बना हुआ है। बुंदेलखंड का जो पठार है ये मुख्यतः ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है ना। अगर इसके हम चारों तरफ देखें क्या है, तो इस बुंदेलखंड के पठार के उत्तर में क्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, इसके पश्चिम में राजस्थान और यहाँ गुजरात, राजस्थान और गुजरात, इसके पश्चिम में राजस्थान और गुजरात। इसी तरीके से लिखिएगा, बुंदेलखंड पठार के उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम में, इसके पश्चिम में राजस्थान और गुजरात तथा इसके दक्षिण में मध्य प्रदेश, इसके दक्षिण में मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश आपको पता घूम करके इधर भी आता है, तो इसके दक्षिण में भी और पूर्व में भी, इसके पूर्व में भी मध्य प्रदेश ही होगा, ठीक है ना। तो मालवा का जो बुंदेलखंड का पठार है इन तमाम स्थानों से घिरा हुआ है, ठीक है ना। इसका जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड के पठार का विस्तार, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि बुंदेलखंड के पठार का विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है। बुंदेलखंड के पठार का विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है, ठीक है। बुंदेलखंड पठार से मालवा के पठार से निकलने वाली दो प्रमुख नदियां, मालवा के पठार से निकलने वाली दो प्रमुख नदियां कौन कौन सी, बेतवा और केन, बेतवा और केन दो प्रमुख नदियां हैं किसके, बुंदेलखंड के पठार के। बुंदेलखंड के पठार से दो प्रमुख नदियां निकलती हैं। एक और छोटी सी नदी है घसान नदी, घसान नदी भी बुंदेलखंड के पठार की प्रमुख नदियों के अंतर्गत आती है। तो तीन प्रमुख नदियां हो गई, बेतवा, केन और घसान नदी। कहां से निकल रही हैं, बुंदेलखंड के पठार पर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा रॉक फास्फेट, ये रॉक फास्फेट की यहाँ पर बहुलता होती है। लिख लेंगे कि बुंदेलखंड पठार पर रॉक फास्फेट की बहुलता पाई जाती है। बुंदेलखंड पठार पर रॉक फास्फेट की बहुलता पाई जाती है, ठीक है ना। मैंने प्रारंभ में बताया था कि ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से बना हुआ है, प्री कैम्ब्रियन युग में बना हुआ है। यहाँ से बनने वाले जो सवाल हैं वो इतना पर्याप्त है, ठीक है। इसके अलावा आते हैं, यह है बीच का हिस्सा, अर्थात बुंदेलखंड और मालवा के बीच में और छोटा नागपुर के पश्चिम में और बुंदेलखंड और मालवा के पूरब में बीच का जो हिस्सा है इसे बघेलखंड का पठार कहा जाता है। बघेलखंड के पठार का विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है। बघेलखंड के पठार में आप इसी तरीके से लिख लेंगे। ये गोंडवाना शैल है, मैंने बताया भी था गोंडवाना का हिस्सा है, तो ये मुख्यतः गोंडवाना शैल है। ये इस तरीके से लिखेंगे, ये गोंडवाना शैल है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है, ठीक है। यहां पर वर्षा 125 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहाँ पर वर्षा जो है 125 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अब वो क्यों होती है 125 सेंटीमीटर से कम वर्षा, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। वैसे जब हम मानसून पढ़ेंगे तो मानसून वाले अध्याय में इसको हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे कि यहाँ पर 125 सेंटीमीटर से वर्षा कम क्यों हो रही है। थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, भारत में जब मानसून आता है, मानसून काल में 1 जून को जब मानसून मालाबार तट से टकराता है, वही मानसून, इसकी दो शाखाएं बन जाती हैं। एक शाखा जो मालाबार तट से अर्थात पश्चिमी घाट से टकराता है, सह्याद्री से टकराता है, उसे कहते हैं
दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा। इसकी दूसरी शाखा कहलाती है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा, जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से अर्थात भारत के समानांतर होते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है, जो जाकर के यहाँ पर गारो खासी जयंतिया से टकराती है और खासी में सबसे अधिक वर्षा करती है। लेकिन यही वाली मानसून जो है यहाँ से इसको कहते हैं राजमहल गारो गैप, इसको कहा जाता है राजमहल गारो गैप। इस राजमहल गारो गैप से ये उत्तर भारत में प्रवेश करती है, उत्तर भारत में प्रवेश करती है। और इस तरीके से यहाँ कलकत्ता के बाद आप देखेंगे बिहार में पश्चिम बंगाल, बिहार में पटना से आगे इलाहाबाद, इस तरीके से ये बारिश करते हुए आगे बढ़ती है, जो कि अरावली तक पहुँचती है, दिल्ली तक पहुँचती है। ठीक है ना। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये होता है कि जब ये मानसूनी हवाएं इधर से प्रवेश करती हैं तो इन पर कोरियालिस बल काम करता है, इन पर कोरियालिस बल काम करता है, जिसकी वजह से यह मानसूनी हवाएं उत्तर की ओर उठने का प्रयास करती हैं, उत्तर की तरफ उठने का प्रयास करती हैं और यहाँ से हवाएं उत्तर की तरफ उठ जाती हैं, जो कि जाकर शिवालिक से टकराती हैं और शिवालिक पर वर्षा करती हैं। यही कारण है कि शिवालिक पर क्या पाया जाता है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसी वजह से शिवालिक का जो निचला हिस्सा है वहाँ पर सदाबहार वनों का विकास हो जाता है। और यही कारण है कि इस वाले भाग में अर्थात बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर पानी नहीं हो पाता, यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये एक प्रकार से उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का सूखाग्रस्त क्षेत्र है। किसानों के द्वारा देखे होंगे बहुत सारी दिक्कतें रही हुई, यहाँ पर किसान पानी के लिए बहुत परेशान रहते हैं, तो ये वो क्षेत्र है। ठीक है ना, ये बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर कोयला, बॉक्साइट और चूना पत्थर की बहुलता होती है इस क्षेत्र में। ये विंध्य श्रेणी के अंतर्गत आता है, देख पा रहे होंगे विंध्य श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है। तो इस क्षेत्र में मुख्यतः चूना पत्थर और बॉक्साइट, चूना पत्थर, बॉक्साइट और कोयला की बहुलता यहाँ पर इस क्षेत्र में पाई जाती है। इस क्षेत्र की जो सबसे प्रमुख बात है, इस क्षेत्र में दो प्रमुख नदियाँ निकलती है। मालवा के पठार से निकलने वाली टोंस नदी यहाँ से निकल रही है। इसके अलावा आप लिख लेंगे इसी तरीके से कि बघेलखंड पठार पर प्रवाहित होने वाली नदियाँ टोंस, सोन और जोहिला, एक नदी है जोहिला। ये तीनों नदियाँ जो हैं बघेलखंड के पठार पर प्रवाहित होती हैं। आप देख पा रहे होंगे कि बघेलखंड पठार पर ही ये 23.5 डिग्री अक्षांश अर्थात कर्क रेखा है। ठीक है ना, कर्क रेखा पर भारत की दो नदियां प्रवाहित होती हैं। ठीक है, एक तो सोन नदी और दूसरी स्वर्ण रेखा नदी। शायद दोनों का नाम भी इसी वजह से रखा गया है। ठीक है ना, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से यानी कि मालवा के पठार से एक नदी निकल के टोंस जो कि गंगा में मिल रही है, और ये सोन नदी है। सोन नदी इस तरीके से आके और यहाँ से लेके यहाँ तक ये देख रहे होंगे कर्क रेखा पर प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना, तो ये कर्क रेखा पर प्रवाहित होने वाली एक नदी है और उसके बाद जाकर के गंगा में, बिहार में गंगा में मिल जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये कर्क रेखा पर प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना, कर्क रेखा, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है। कर्क रेखा बघेलखंड पठार के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा बघेलखंड पठार के मध्य से होकर के गुजरती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा यह है परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार का विस्तार किन किन राज्यों में हुआ है? छोटा नागपुर के पठार का विस्तार आप लिखते जाइए, हेडिंग डाल दीजिए, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार का विस्तार लिखिए, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद इसका सबसे अधिकतर भाग, पश्चिम बंगाल के बाद इसका सबसे अधिक भाग है झारखंड में। झारखंड के बाद इसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो बिहार में जाता है। बिहार के अलावा इसका थोड़ा सा हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी जाता है, और इसके अलावा ओडिशा। ठीक है, तो 5 राज्यों में पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में छोटा नागपुर के पठार का विस्तार हुआ है। छोटा नागपुर
परीक्षा की दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो सारे पठार जरूरी हैं, हर किसी से और कहीं से भी सवाल बन सकता है, लेकिन यहाँ से सवाल बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो पहले तो छोटा नागपुर पठार का विस्तार। छोटा नागपुर पठार का विस्तार पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में हुआ है। ठीक है, इसका सबसे अधिक विस्तार, अच्छा प्रत्येक पठारों में से सबसे अधिक विस्तार भी पूछा जाता है कि उसका सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में हुआ है। तो मालवा के पठार का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है। इसके अलावा बघेल बुंदेलखंड पठार का जो विस्तार है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी इसका भी ज़्यादा हुआ है। बघेलखंड पठार का विस्तार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी आता है। इसके अलावा अगर हम छोटा नागपुर पठार की बात करें तो छोटा नागपुर पठार का जो विस्तार हुआ है सबसे अधिक झारखंड राज्य में हुआ है। झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, इसके अलावा बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी इसका विस्तार होता है। ठीक है, इसके अलग अलग भागों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। छोटा नागपुर पठार का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, आप यहां से देखेंगे ये हिस्सा उत्तर पूर्वी हिस्सा, ठीक है ना, इसको कहा जाता है राजमहल। इसको कहा जाता है राजमहल, लिख लेंगे। छोटा नागपुर पठार का उत्तर पूर्वी भाग राजमहल कहलाता है, इसे राजमहल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। उत्तर पूर्वी हिस्से को राजमहल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार का जो दक्षिणी भाग है, यहाँ से नीचे ये हिस्सा दक्षिणी भाग, ये क्योझर कहलाता है, इसे क्योझर का पठार कहा जाता है। तो आप लिखेंगे कि छोटा नागपुर पठार का दक्षिणी भाग मुख्यतः उड़ीसा का भाग, ऐसे लिख लेंगे, मुख्यतः उड़ीसा का भाग क्योझर का पठार कहलाता है। ठीक है, यहां से तमाम नदियां निकलती हैं, लिख लेंगे छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदियां। छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे ऊपर दामोदर नदी, यहां पर रांची है, मैंने बताया। तो रांची के समीप से दो प्रमुख नदियां निकलती हैं। पहला दामोदर नदी जो कि पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा की वितरिका नदी हुगली में आकर के मिल जाती है। ठीक है, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की नदी है, दामोदर नदी। ठीक है ना। इसके अलावा इसी जगह से यानी कि रांची के पास समीप से ही एक नदी निकलती है जो कि यहाँ से निकल करके और कर्क रेखा पर प्रवाहित होते हुए और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इसको कहते हैं स्वर्ण रेखा नदी, उसको कहा जाता है स्वर्ण रेखा नदी। इसके अलावा छोटा नागपुर पठार की एक और महत्वपूर्ण नदी जिसे कहते हैं ब्राह्मणी नदी, एक और महत्वपूर्ण नदी ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी के बाद यहाँ से अर्थात जो क्योझर वाला हिस्सा था इसको कहा जाता है क्योझर। क्योझर के पठार से एक नदी निकल रही है बैतरणी नदी, ये क्योझर, ठीक है ना, बैतरणी नदी। तो छोटा नागपुर के पठार में ध्यान दीजिएगा, छोटा नागपुर के पठार में तीन नदियां कौन कौन सी, दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी, ये कहां से निकल रही हैं, छोटा नागपुर के पठार से। बैतरणी नदी छोटा नागपुर का हिस्सा, छोटा नागपुर से ही निकल रही है, लेकिन कौन से वाले भाग से, उड़ीसा वाले हिस्से से, और उड़ीसा में इसको क्योझर का पठार कहा जाता है। तो मुख्यतः बैतरणी नदी का उद्गम हो रहा है क्योझर के पठार से। इस क्षेत्र को रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत में खनिज की बहुलता, कोयले की बहुलता मुख्यतः कोयले की जो बहुलता है वो कहाँ पर है, छोटा नागपुर के पठार पर है। छोटा नागपुर के पठार में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है, इसी वजह से इसे रूर प्रदेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रूर प्रदेश इसे, रूर प्रदेश एक हिस्सा है, हम अगर बात करें यूरोप की, ठीक है ना, यूरोप अगर देखें तो इस तरीके से यूरोप है, ठीक है ना, ये यूरोप के ऊपरी हिस्सा है, ये उत्तर सागर है, उत्तर सागर। तो यहां पर है जर्मनी, ठीक है ना, यहां पर मान के चलते हैं थोड़ा सा, ये यहां पे, ठीक है ना, ये जर्मनी, यहां पर है जर्मनी। जर्मनी की प्रमुख नदी और उसका नाम है राइन नदी। जर्मनी की प्रमुख नदी राइन नदी, और राइन की एक सहायक नदी है, उसका नाम है रूर नदी। तो राइन नदी और रूर नदी के बीच में एक क्षेत्र बनता है,
ये विश्व का सबसे अधिक कोयला भंडारक क्षेत्र है। विश्व में सबसे अधिक कोयला का भंडार यहाँ पर है और इसको रूर प्रदेश कहा जाता है या रूर क्षेत्र कहा जाता है। जब वर्ल्ड वार हुआ था तो पूरे विश्व में कोयले की जो खपत थी, उत्पाद जो हो रहा था, जा रहा था, जो वो यहीं से जा रहा था, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं रूर, क्योंकि यहाँ पर एक नदी है रूर, और रूर नदी की जो घाटी है वो विश्व में सबसे अधिक कोयले का भंडार वहाँ पर पाया जाता है। और चूंकि भारत में कोयले का भंडार जो है वो कहाँ पर है सबसे अधिक, यहाँ पर झारखंड में, ठीक है ना। इसी वजह से इस प्रदेश को क्या कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत का औद्योगिक हृदय, भारत का औद्योगिक हृदय जो है वो भी इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। जमशेदपुर इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि लौह इस्पात संयंत्र केंद्र जो है यहीं पर स्थित है। तो इस वजह से भारत का औद्योगिक हृदय इसी क्षेत्र को कहा जाता है। इसके अलावा भारत का जो रूर प्रदेश है वो भी इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। इसके पूर्वी विस्तार को, इसका जो पूर्वी विस्तार है उसे क्या कहा जाता है, इसको राजमहल कहा जाता है, ठीक है ना। यह रहा है आपका छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार का जो पूर्वी विस्तार है वो यहाँ है, यहाँ ये दो राज्यों में इसका विस्तार हुआ है। यह शिलांग का पठार, अगला हेडिंग डाल देंगे शिलांग का पठार, अगला हेडिंग डाल देंगे शिलांग का पठार। शिलांग के पठार का विस्तार लिखते जाइए। शिलांग के पठार का विस्तार मेघालय तथा असम राज्य में हुआ है। शिलांग के पठार का विस्तार मेघालय तथा असम राज्य में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, शिलांग के पठार छोटा नागपुर पठार या राजमहल पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार है। ऐसे लिख लेंगे कि राजमहल पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार, राजमहल पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार शिलांग का पठार है, ठीक है। ये जब प्रवाह हो रहा था तो छोटा नागपुर, ये मैंने प्रायद्वीपीय भारत जो बनाया था इस तरीके से आपने देखा होगा, तो ये हिस्सा, ठीक है ना, ये हिस्सा और बड़ा था इस तरीके से, ठीक है ना, जिसमें इतना ये वाला हिस्सा ये नीचे चला गया, दब गया, जिसे बाद में ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के द्वारा लाए गए अवसादों से इस क्षेत्र को भर दिया गया, जिसे राजमहल गारो गैप कहा जाता है। यहाँ पर चूंकि ये राजमहल हो गया और यहाँ पर 3 प्रमुख चोटियाँ हैं, राजमहल, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है ना। तो इसके द्वारा ये जो बीच का हिस्सा है ये नीचे दब गया, जिसे बाद में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इस क्षेत्र को भर दिया गया, जिसे राजमहल गारो गैप कहा जाता है। इसे मालदा गैप भी कहा जाता है। लिख लीजिएगा कि छोटा नागपुर पठार अर्थात राजमहल पहाड़ी और शिलांग के पठार में गारो के बीच के स्थान को राजमहल गारो गैप तथा मालदा गैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालदा गैप। इसका एक और नाम है, काफी इंपोर्टेंट सवाल बनता है कि मालदा गैप किसे कहा जाता है। तो मालदा गैप राजमहल और गारो के बीच का जो हिस्सा है उसे राजमहल गारो गैप या फिर मालदा गैप के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस तरीके से इसका निर्माण हुआ था, जो मैंने बताया। शिलांग का पठार का विस्तार 2 राज्यों में हुआ है, मेघालय और असम में हुआ है। शिलांग के पठार की प्रमुख पहाड़ियां लिख लेंगे। शिलांग के पठार की प्रमुख पहाड़ियां, शिलांग के पठार की प्रमुख पहाड़ियां, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेंगे शिलांग के पठार की प्रमुख पहाड़ियां, ठीक है ना। तो शिलांग के पठार का विस्तार असम में हुआ है और मेघालय में हुआ है, ठीक है ना। असम में ये असम वाला हिस्सा है, यहां पर इसकी 2 चोटियां हैं। असम इसकी 2 प्रमुख पहाड़ियां हैं, एक का नाम है मिकिर, एक का नाम है मिकिर और दूसरे का नाम है रेंगमा, ठीक है ना। शिलांग के पठार का असम वाला हिस्सा है उसमें 2 प्रमुख पहाड़ियां मिकिर और रेंगमा। और मेघालय वाले हिस्से में इसकी 3 प्रमुख चोटियां हैं, जिसको कहते हैं पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर जब चलेंगे तो इसमें आया होगा सबसे पहले गारो, सबसे पहले गारो, दूसरी है खासी
और तीसरी है जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, ये 3 प्रमुख चोटियां जो हैं किसके अंतर्गत हैं? 5 शिलांग के पठार के अंतर्गत। शिलांग का पठार राजमहल का ही पूर्वी विस्तार है, राजमहल का पूर्वी विस्तार शिलांग का पठार है। ठीक है, इस पर इसका विस्तार 2 राज्यों में हुआ है, मेघालय और असम में। मेघालय में इस पर 3 चोटियां प्रमुख हैं, गारो, खासी और जयंतिया, तथा असम में इसकी 2 प्रमुख चोटियां हैं, मिकिर और रेंगमा। इसी तरीके से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें खासी पहाड़ी पर ही मासिनराम स्थित है। खासी पहाड़ी पर ही मासिनराम स्थित है और मासिनराम भारत में और विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान, 1080 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर वार्षिकी हो जाता है। ठीक है ना, तो विश्व में और भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है? यहाँ पर होता है मासिनराम, जो कि कहाँ पर है? खासी पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर भी सवाल बनता है, वैसे जलवायु वाले अध्याय में इसको हम लोग ठीक से करेंगे। ठीक है ना, तो आज हम लोगों ने मालवा का पठार, बुंदेलखंड, ये मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, यह है बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार और यहाँ शिलांग का पठार, इनका अध्ययन हम लोगों ने विस्तृत तरीके से किया है। जैसे भी हमने बताया है, जिस तरीके से भी, इसको आप इसी तरीके से नोट कर लेंगे ठीक से। ठीक है, हम अपनी तरफ से आप लोगों की तैयारी के लिए 100% दे रहे हैं। आप लोग अगर सुझाव देंगे तो ये, अगर आपको हो सकता है कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो ये और बेहतर बनाया जा सकता है आपके सुझाव के आधार पे, ताकि आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ में आए। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों से कहना चाहेंगे कि हमने जो भारत के हिमालय वाली क्लास ली थी, भारत का हिमालय पर हमने 4 क्लासेज ली हैं। तो 4 क्लासेज में, पहली क्लासेज में हमने हिमालय की उत्पत्ति पर बात की थी, दूसरी क्लास में ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय पर चर्चा की थी, तीसरी क्लास में लघु हिमालय और शिवालिक पर चर्चा की थी, और चौथी क्लास में हमने भारतीय हिमालय और नदियों के आधार पर हिमालय का जो विभाजन हुआ है उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। उसमें एक छोटा सा गलती हमसे हुआ है, उसके लिए हम माफी चाहेंगे, उसे आप लोग वहाँ पर सही कर लीजिएगा। कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी, हमने उसमें धौलागिरी बता दिया है, जो कि गलत है। कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी धौलागिरी नहीं, नंदा देवी है। कुमायूं हिमालय की और उत्तराखंड की, कुमायूं हिमालय और उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा और वहां पर जाकर के इसको सुधार लीजिएगा जहां पर भी आप लोगों ने इसे नोट किया होगा। ठीक है, कल की क्लास में इन 4 पठारों पर और पठारों से बनने वाले जो प्रमुख सवाल हैं, उन प्रमुख सवालों पर हम लोग चर्चा करेंगे कल की क्लास में। ठीक है ना, और इस तरीके से आपका भारत का जो पठार है ये पूरी तरीके से हो जाएगा। इस क्लास को देखने के लिए मैंने शुरू में भी बताया था कि इसके पहले जो भारत के भौगोलिक निर्माण की क्लास है वो, और इसके अलावा जो भारत के प्रमुख पर्वत हैं, इन दोनों क्लासों को जरूर देख लेंगे, क्योंकि अगर आप उसे नहीं देखेंगे तो आपकी ये वाली जो क्लास है, इसके बनने की जो प्रक्रियाएं हैं, मैंने इसमें नहीं बताया था, ये आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, दिक्कत होगी। ठीक है ना, तो ये तीनों क्लासेस आप लोग देख लेंगे, ताकि कल की जो आने वाली जो क्लास है, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत का जो भाग 2 है, पठार का जो दूसरा भाग है, वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।